हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट का एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, उसके साथ ही साथ एक करंट एस्पेक्ट रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है स्टैटिक और करंट के बीच में ना जो लिंकेज होता है उसको बनाने के अंदर। अब आप जानते हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम करंट एस्पेक्ट से भी काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है। और आप जानते हैं हमारी पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, जैसे उड़ान स्टैटिक की भी आती है, प्लस उड़ान 500 प्लस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर इस सेशंस के अंदर ना हम क्या करेंगे, हम उड़ान 500 प्लस को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपका करंट एस्पेक्ट तो कवर हो ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि इन करंट अफेयर्स के साथ जो भी आपकी बैकग्राउंड लिंकेज चाहिए होगी, जहां जहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो जो स्टैटिक और करंट का जो ब्रिज होता है ना, वो आपको इन लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि जहां जहां पर यूपीएससी ने इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको भी मैं साथ में इंटीग्रेट करूं, ताकि आपको ना इकोनॉमी की बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखने की, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिले, करंट एस्पेक्ट भी कवर हो एंड अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हो मुझे एक कोट बहुत पसंद है, बेसिकली मेरी ही है, इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इन लेक्चर्स के माध्यम से ना आपको जो इकोनॉमी के अंदर जो इश्यूज आते हैं या फिर जो आप फील करते हो कि काफी मुश्किल होती है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं आपको समझाऊं, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आए, आप उसके अंदर ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विद रिगार्ड्स टू आईआईपी, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंटरफेस में रहा है कि हाँ इतना परसेंटेज हो गया, पर ये नंबर हमें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है कितना परसेंटेज हो चुका है। हमें जानना है कि आखिर ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या आईआईपी आखिर होता क्या है। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, बेसिकली हमें अगर पता होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्रीज किस तरह से ग्रो कर रही है, कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स देखने को मिलता है जिसका नाम है आईआईपी। अब एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो ना, तो दो आपको डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में फर्क पता होना चाहिए, एंड ये काफी लोग, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे आपके लिए ले आया हूँ। एक तो हो गया आपका आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक है आपका पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब होता क्या है ना, आईआईपी के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करते हो। इसके रिगार्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखे होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इनके अंदर किस तरह से चेंजेस आए हैं, क्या ग्रोथ रेट रही है, ये कवर करता है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन को यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। प्लस एट द सेम टाइम ये प्राइवेट सेक्टर को भी, आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दोनों को यहाँ पे देख लेता है। ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूं ना आपके पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की, तो यहाँ एक सेकेंड यहाँ पे समझना, पीएमआई एक्चुअली क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। यहां पर ना आपके जैसे मैनेजर हो गया, इनसे पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि पिछले महीने के मुकाबले आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या आपको लगता है कि अच्छी खासी आपकी सेल अच्छी खासी हो रही है, इन्वेंट्री कैसी है, लोगों के पास जॉब्स वगैरह कैसी हैं। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तो वो कहते हैं कि देयर इज एन इंप्रूवमेंट, तो उसको हम बोल देंगे P1, राइट, कि कितने परसेंटेज क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट हुआ। अगर वो बोलते हैं जैसा पहले था वैसा ही है, उसको हम बोल देंगे P2। इसी तरह से P3 का मतलब होता है कि देयर हैज बीन अ डिक्लाइन, राइट। अब इस बेसिस के ऊपर मान लो आपके 100 क्वेश्चंस थे, 100 में से कितने परसेंटेज, मान लो 40 क्वेश्चंस आपके परसेंटेज 1 वाले हैं जो इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, मान लो 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सिमिलर ही हैं, एंड बाकी 30 जगह यहाँ पे आपको मैं देखने मिला कि देयर इज अ डिक्लाइन। तो उसके बेसिस के ऊपर ना आपके पास एक पीएमआई स्कोर आपके पास आ जाएगा। अगर तो ये स्कोर आपका 50 से ज्यादा आता है, इसका मतलब है देयर इज एन इंक्रीज, इंप्रूवमेंट हुई है। अगर ये स्कोर लेस देन 50 आता है तो इसका मतलब है डिक्रीज हुआ है। एंड अगर आपका स्कोर 50 के इक्वलेंट आ गया तो इसका मतलब है इट इज सिमिलर, राइट। तो ये 50 का स्कोर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, पीएमआई आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो आता ही आता है, प्लस एट द सेम टाइम ये सर्विसेज के लिए भी आप
कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों के लिए होता है, फिर एक कंबाइंड भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ फर्क है जो पीएमआई और इसके बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, आईआईपी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कवर करता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दोनों को कवर करता है, मैन्युफैक्चरिंग को भी, सर्विसेज को भी। यहाँ पर आपकी 500 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कवर किया जाता है। एट द सेम टाइम ये एक्चुअल प्रोडक्शन को ट्रैक नहीं करता, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बस ये देखता है कि कितना हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं, बस उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सर्वे बेस्ड मेथोडोलॉजी है पीएमआई की, ठीक है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से आईआईपी के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाता है, या फिर यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत भी आप अलग अलग तरह की गुड्स के हिसाब से इसको क्लासिफाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है आईआईपी की, ठीक है। अब कई बार जब बात होती है ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि इसके साथ ही एक लिंक्ड एक और चीज है। चलो पहली बात तो ये समझ लो कि आईआईपी आप जानते होंगे एनएसओ रिलीज करता है, राइट। पहले सीएसओ था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। अब इसी आईआईपी के अंतर्गत ना हमारे पास क्या आते हैं, 8 कोर सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि 8 कोर सेक्टर है कौन से, उनके नाम आपको सामने ही देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में ना ये 8 कोर सेक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी कोई भी और इंडस्ट्री होती है ना, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे आपका पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। अब मैंने ना इनके साथ इनका वेट भी दे दिया है, और आपको जो याद रखना है वो इसी ऑर्डर में याद रखना है। एक तो आपको पता होना चाहिए इन 8 का नाम, कि व्हाट इज द नेम ऑफ दीज 8 कोर सेक्टर्स, प्लस एट द सेम टाइम इनका ऑर्डर कि मैक्सिमम वेटेज किसको है। तो आप इसी ऑर्डर में इनको यहाँ पे 8 सेक्टर्स को ध्यान में रख सकते हो। यूपीएससी ने दोनों क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे हुए हैं, और एक्चुअली ये 8 सेक्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो जो 40% से भी ज्यादा वेटेज है वो इन्हीं 8 कोर सेक्टर्स का हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको आईआईपी और पीएमआई के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी डेफिनेटली ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बता भी रखी हैं। पीएमआई के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, वो 5 सेक्टर्स के रिगार्डिंग होते हैं, मतलब 5 वेरिएबल्स के रिगार्डिंग। नए ऑर्डर कैसे हैं, आउटपुट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, सप्लाई डिलीवरी टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है, इन्वेंट्री वगैरह कैसी है, या स्टॉक ऑफ आइटम्स परचेज कैसा है, ये सारी चीजें। 50 से ऊपर या 50 से नीचे होने का मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, राइट। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टेक्सटाइल पार्क्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टेक्सटाइल पार्क्स क्या है, और इसके बारे में 2-3 चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब एक्चुअली आप नोटिस करो, एक ना स्कीम है सरकार की, और आपको ये पता होनी चाहिए, पीएम मित्रा स्कीम। जब भी बात होगी पीएम मित्रा की, तो यहां पर आपके दिमाग में आएगा प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रल्स। एक्चुअल में क्या है ना, इसके अंतर्गत बात करी गई है हमें टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की। अब आप पूछेंगे सर टेक्सटाइल पार्क्स में होगा क्या? एक्चुअल में होगा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, ये यहाँ पे प्रोवाइड की जाते हैं, प्लस एट द सेम टाइम बड़े बड़े लेवल पे हमें टेक्सटाइल की प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए हमारे पास एक कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होना चाहिए, उसकी सुविधा यहाँ पे करवाई जाती है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ नई नई इनोवेशन के लिए ना हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क्स के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती हैं। डेफिनेटली एक मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन तो होता ही होता है। और एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो, देखो यार, जैसे बांग्लादेश वगैरह हो गया, वो टेक्सटाइल के सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में देखो जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आती है, वो तो आप जानते हो एग्रीकल्चर के बाद आती है, पर एग्रीकल्चर के बाद दूसरा ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आती है, वो आपका टेक्सटाइल ही है। अब जब टेक्सटाइल की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम टेक्सटाइल और एप्रल्स को अच्छे से ज्यादा और प्रोड्यूस करें, एंड कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ज्यादा करें। एंड दुनिया भर में अगर हम बात करें ना, हम छठे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल्स और एप्रल्स के। तो हमें इस चीज को थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि लोगों को अच्छे खासे रोजगार भी मिल पाए, एंड हमारा टेक्सटाइल सेक्टर भी बूस्ट हो पाए। उसी के लिए स्कीम है पीएम मित्रा। तो उसके अंतर्गत ही सेंटर ने 7 स्टेट्स को सिलेक्ट किया जहां पर हमारे नए टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे सारी चीजें, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें टेक्सटाइल पार्क्स के अंतर्गत सेटअप होंगी। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहेगा। 51% जो शेयर होल्डिंग होगी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की होगी, 49% शेयर होल्डिंग आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ही पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से ओवरसी करती है। यहाँ पर आप नोटिस कर भी पाओगे
कि जिस तरह से ये 2021 के अंदर कैबिनेट ने डिसाइड किया था पीएम मित्रा स्कीम के रिगार्डिंग, फिर ओवर द टाइम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसके रिगार्डिंग होती गई हैं। प्रधानमंत्री जी का जैसे विजन है 5F का, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। अब ये चीज़ें ही हैं कि हम उसको टेक्सटाइल को बनाएं एंड एट द सेम टाइम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। फॉरेन का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के साथ ही यहाँ पे लिंक्ड है। इस तरह से पीपीपी मोड के अंतर्गत यहाँ पे डेवलप की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, वो सारे मिलकर यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। इंक्यूबेशन सेंटर देखो इनोवेशन के लिए हो गया। ये प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या होती है? देखो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी का बिल्कुल सिंपल चीज होती है कि सारी चीजें बनी पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब रेडी है, आपको बस आना है उस कंपनी को एंड अपने आप को वहां पे लगाना है, दैट्स इट। बाकी चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी फैसिलिटीज उनके लिए ऑलरेडी डेवलप्ड है। बाकी आप चीज नोटिस कर पाओगे रोड, पावर, वाटर, वेस्ट वाटर सिस्टम, ये सब चीजें यहाँ पर हैं। बाकी वर्कर के लिए हॉस्टल हो गया, हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली भी साथ डेवलप करी जा रही हैं। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे 1000 एकड़ की लैंड होगी, बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैसिव ये पार्क्स लगाए जा रहे हैं। एंड ये स्टेट्स, जो 7 स्टेट्स की बात थी, ये है उनके नाम। अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका समर्थ स्कीम, राइट। अब जब हम बात करते हैं ना समर्थ स्कीम की, समर्थ स्कीम स्टैंड करती है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेंटर, इन टेक्सटाइल सेक्टर। अब देखो यार, ऐसे ना हमारी स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, पर आप एक बार अगर यूपीएससी के, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, यू वुड हैव रियलाइज किया जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ना इस तरह की स्कीम्स के, कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं कि समर्थ स्कीम न्यूज में थी, ये कौन से सेक्टर के साथ लिंक्ड है। तो ऐसे पढ़ने से समझ नहीं आएगा यार कि टेक्सटाइल है, एयरपोर्ट सेक्टर है, या कौन सा सेक्टर है, या फिर सेम पीएम मित्रा के रिगार्डिंग भी। तो इस तरह से इन चीजों का थोड़ा पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं स्मर्थ स्कीम की, स्टैंड फॉर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। अब इससे एक आइडिया लग गया कि हम ना बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोगों की अच्छे खासे यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड करने की, कैपेसिटी बिल्डिंग की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ये स्कीम है। अकॉर्डिंगली आप नोटिस कर पाओगे ये एक डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्कीम है कि आपको यहाँ पे स्किल्स मिलेंगे एंड कहीं ना कहीं उस तरह से जॉब क्रिएशन की यहाँ पे बात करी गई है, किस तरह से पूरी वैल्यू चेन के क्रॉस हम यहाँ पे आपका बात कर सकते हैं जॉब्स की। ध्यान रखना स्पिनिंग एंड वीविंग के अंदर इसमें जॉब्स नहीं हो रही, वो एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा जितनी भी आपकी वैल्यू चेन है टेक्सटाइल की, वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्टर्स, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, सिल्क, जूट, उन सब चीजों के रिगार्डिंग। एंड साथ में यहाँ पे आप नोटिस करो एक चीज होती है अपस्किलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय अपस्किलिंग? अपस्किलिंग का मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ स्किल्स एग्जिस्ट करते हैं, आपने उन स्किल्स को और इंक्रीज कर लिया, ठीक है ना। एक चीज होती है आपकी रीस्किलिंग। रीस्किलिंग के अंदर क्या किया जाता है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ स्किल्स एग्जिस्ट किए जाते हैं, पर ऑन द अदर हैंड हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कुछ नए स्किल्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू गेट द पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो आप ना ऑलरेडी कोडिंग वगैरह करते थे, अब एज आप क्या थे, आप कोडर थे, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। अब आपको मैंने ना कुछ मैनेजमेंट के स्किल्स भी दे दिए। अब इस केस में क्या हुआ, आपको मैंने अपस्किल कर दिया। रीस्किलिंग के अंदर क्या होता है, आपके पास कोई चीजें थी वो शायद उतनी रेलेवेंट नहीं है आज के समय के ऊपर, तो वहां पर आपको कुछ नए फैक्टर के अंदर, नए सेक्टर के अंदर आपको स्किल्स दिए जाते हैं। ये चीजें आती हैं आपकी रीस्किलिंग के अंतर्गत। इस तरह से अगर आप नोटिस करो जो भी समर्थ के अंदर कोर्सेज होंगे वो आपके NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ बिल्कुल अलाइंड है। हमारा जो फोकस है ना स्किल इंडिया मिशन, उसके साथ बिल्कुल तरह से अलाइंड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है NTTM, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना टेक्सटाइल्स की, टेक्सटाइल तो आप जानते हो यार कि जैसे कोई भी कपड़े वगैरह हैं, वो तो मैं भी पहनता हूँ, आप लोग भी पहनते हो, सब लोग कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, शर्ट पैंट जो भी है सारी चीजें, ठीक है। पर कुछ चीजें होती हैं जो टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया तो हमारे डॉक्टर्स ने PPE किट्स पहनी। अब ये PPE किट्स इसलिए नहीं पहनी उन्होंने कि भाई देखने में अच्छी लगती हैं, वो तो हम लोग पहनते हैं कि हाँ यार ये शर्ट देखने में अच्छी लग रही है। PPE किट्स का कुछ पर्पस था, उनको इन्फेक्शन से बचाने का। सिमिलरली आप नोटिस करोगे जैसे हमारे कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में प्लेयर्स होते हैं, उनकी जो शर्ट्स बनती है वो इसलिए बनती है कि वो उनको ज्यादा पसीना ना आए, स्वेट वगैरह ना आए, राइट। इसी तरह से आप नोटिस करोगे, आप और जगह पे देख सकते हो, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बनाई जाती हैं। कई बार आपके जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। अब ये बुलेट प्रूफ जैकेट इसलिए नहीं बनाएगी कि भाई देखने में अच्छी है, नहीं, उसका कुछ पर्पस था।
फंक्शनल पर्पस है उसका कुछ ना कुछ। ऐसी चीजें जो कुछ पर्पस सर्व करती हैं, कुछ मेजर पर्पस ऐसा कुछ फंक्शनल पर्पस सर्व करती हैं, उनको हम जानते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के नाम से। अब आप नोटिस करो यार, ये टेक्निकल टेक्सटाइल अपने आप में बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप नोटिस करो, एक तो इनका ना एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और एक्चुअल में इनमें वैल्यू एडिशन भी अच्छी खासी होती है। क्योंकि आप नोटिस करो यार, पीपी बहुत महंगी आती है, ये प्लेयर्स की शर्ट्स बहुत महंगी आती है, डिफेंस की जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, ये बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ना हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर सकती है, हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एंड इसका पोटेंशियल भी अच्छा खासा है, क्योंकि काफी तेजी से जो सेक्टर है ये ग्रो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है इंडस्ट्रीज के अंदर, आप नोटिस कर पाओगे, स्पोर्ट्स सेक्टर हो गया, पैकेजिंग हो गया आपका, इन्वायरमेंटल सेक्टर के अंदर मोबाइल हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का एक मिशन है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, तो मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया था। अब फोकस ये है कि 2024 के अंत तक हमारा 40 से 50 बिलियन डॉलर का ओवरऑल डोमेस्टिक टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट हो जाए। तो इसके लिए रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट इनोवेशन हो गया, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, एक्सपोर्ट कैसे बेहतर करें, लोगों को स्किल्स वगैरह बेहतर कैसे दें, ये सारे एरियाज ऑफ फोकस इसके अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ना, तो हम कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। जैसे फॉर एग्जांपल, हम चाइना, कोरिया, जर्मनी से कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल इंपोर्ट करवाते हैं, मतलब वहां से मंगाते हैं। इन अ सिमिलर मैनर हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो लगभग 2% का हमारा ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल में शेयर है, जो कि काफी कम है। पोटेंशियल हमारा काफी अच्छा खासा है, इसको हम काफी तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं, और ग्रोथ रेट हमारी जो साल दर साल हो रही है वो लगभग 7% हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल की अगर आपको डेफिनेशन जाननी हो, ये आपके सामने है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स बेसिकली जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है उनकी टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए, कि वो कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टी है उनकी, जैसे मैंने आपको बुलेट प्रूफ जैकेट का बताया, कुछ फंक्शन सर्व करती है, ना कि सिर्फ देखने के लिए या डेकोरेशन के लिए अच्छी लग रही है। नहीं, डेकोरेशन वाली चीज नहीं है यहाँ पे उनकी कुछ पर्टिकुलर पर्पस था जो यहाँ पे वो सर्व कर रही है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एमएसएमई परफॉर्मेंस सर्वे। देखो, एमएसएमई के रिगार्डिंग एक सर्वे करवाया गया बाय द कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस। अब ये सर्वे क्या कहता है वो तो हम समझेंगे ही, पर उससे पहले ना हमें एमएसएमई की डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए। देखो, पहली बात तो ये समझो, आज से 3-4 साल पहले जब मैं बात कर रहा हूँ, एमएसएमई की ना जो डेफिनेशन थी वो डिफरेंट थी। किस चीज के लिए डिफरेंट? डिफरेंट थी कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या वो सर्विसेज के अंदर है। पर ध्यान रखना, अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसको खत्म कर दिया गया है। अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, उनके लिए सेम ही क्लासिफिकेशन है। अब आप पूछेंगे वो क्लासिफिकेशन क्या है? वो क्लासिफिकेशन आपके सामने ये रही। अगर तो मान लीजिए उस एंटरप्राइज के द्वारा प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 करोड़ से कम है, प्लस आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है, ऐसी एंटिटी को हम बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक कंपनी की जो एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट है वो 1 से 10 करोड़ के बीच में है, एंड सिमिलरली टर्नओवर 5 से 50 करोड़ के बीच में है, उसको हम बोल देंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके अलावा अगर मान लो जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो 10 से 50 करोड़ के बीच में है, एंड सिमिलरली टर्नओवर आपका 50 से 250 करोड़ के बीच में है, इनको बोल देंगे हम मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, आप बस ऊपर वाले नंबर्स याद रख लो, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ये है इन्वेस्टमेंट का, एंड उस तरह से आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो आपका टर्नओवर का नंबर आ जाएगा 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। ये मैं ऐसे नहीं, मतलब मैं सिर्फ ये याद करने के परस्पेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि आपको नीचे वाले नंबर कैसे याद होंगे। ठीक है ना, बाकी अदरवाइज इसका ऐसे कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट याद करने के परस्पेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डज माइक्रो, स्मॉल एंड अ मीडियम एंटरप्राइजेस कॉन्स्टिट्यूट। चलो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सर्वे ने क्या बात करी है। सर्वे ने ये बात करी है कि अगर आप नोटिस करोगे 28% ने ये बताया कि उनकी ग्रोथ हो रही है, 76% कह रहे हैं कि उनको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब देखो, कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि देखो इंडिया में तो जब हम बात करते हैं एमएसएमईज की, तो अपने आप में बहुत सारी एमएसएमईज हमें देखने को मिलती हैं, लगभग 6-7 करोड़ के आसपास। उसमें से सिर्फ 1 लाख को सर्वे किया गया। तो बात ठीक है, पर ऑन द अदर हैंड जो भी था, चाहे सर्वे आप जितने मर्जी को करो, बट कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो नंबर दिख रहा है कि 1 लाख एमएसएमई भी कम नहीं है कि उतना सर्वे किया गया। तो इनको जो सर्वे किया गया उसमें जो नंबर आए वो थोड़े से खराब आए हैं कि 76% रिस्पॉन्डेंट्स तो प्रॉफिट ही नहीं बना रहे। इन्होंने काफी चैलेंजेस भी बताए कि हाँ प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है।
प्लस एट द सेम टाइम 70% रिस्पॉन्डेंट्स ने ये बोला कि इनको पेमेंट वगैरह जो मिलती है काफ़ी लेट मिलती है, डिलेड पेमेंट रिसीट्स है। सिमिलरली मटेरियल प्राइस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, उसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स हैं। बाकी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के रिगार्डिंग कंसर्न्स हैं। ये चीज़ें भी आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें एमएसएमई सेक्टर्स की, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 30% हमारी जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमईज के द्वारा जीवी आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो लगभग 36% आपका एमएसएमईज का शेयर है। एक्सपोर्ट के अंदर अच्छा खासा आप इनका नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग दैट इज 43%। इनफैक्ट ना ये सर्वे से भी ज्यादा ये नंबर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल को यहाँ पे 43% की जगह 70% लिख देगा तो अकॉर्डिंगली वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। आज के समय की अगर हम बात करें तो लगभग 12 करोड़ लोग यहाँ पर इन एमएसएमईज के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड है, राइट। अगला हमारा टॉपिक है ट्रेड्स के रिगार्डिंग। देखो ट्रेड्स समझने का तरीका बहुत सिंपल है। आप लोगों को ना मैंने कई बार आपको फैक्टरिंग समझाया हुआ है। क्या होता है फैक्टरिंग? अगर फैक्टरिंग समझ जाओगे तो ट्रेड्स बिल्कुल सेम ही चीज है। एक्चुअली आप ये चीज समझो, मान लो ये क्या है, ये एक कंपनी है, राइट, चलो ठीक है, और यहां पर एक दूसरी और कंपनी है, ठीक है। अब होता पता क्या है, कई बार जैसे हमें ये चीज देखने को मिलती है कि मान लो इसने ना इस कंपनी ने इस कंपनी बी से क्या लिया, कुछ कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट वगैरह लिया। ये बीच में इसको छोड़ दो, ये जो चीजें लिखी हुई हैं। मान लो कि जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कंपनी बी ने ना इसको टीवी मैन्युफैक्चर करके दिए, क्या दिए, टीवी बना के दिए। अब ये जो कंपनी ए थी ये बोलेगी कि भाई ठीक है, मैं टीवी को आगे कस्टमर को बेचूंगा, फिर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। अब टीवी ले लिए ना इसने, मान लो 50 टीवी खरीद लिए। अब ये तो जाके कंपनी आगे किसी को बेचेगी, या फिर जो भी है आगे मान लो शोरूम वाला है वो आगे जाके किसी को बेचेगा, तब इसके पास पैसे आएंगे। तो इसने बोला कि भाई जब बिक जाएंगे मैं दे दूंगा आपको, मान लो 2 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा। अब मुझे आप बताओ, क्या कंपनी भी इंतजार करती रहेगी यहाँ पे 2 महीने का? आप बोलोगे नहीं सर, कंपनी भी क्यों इंतजार करेगी, उसको कुछ ना कुछ तो और भी प्रोडक्शन करनी होगी, कुछ और नए टीवी बनाने होंगे, उसको पैसों की जरूरत होगी। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे केस में पता क्या होता है, ऐसे केस में ना एक तीसरे बंदे को ये बीच में इन्वॉल्व कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। अब ये तीसरे बंदे को क्यों इन्वॉल्व कर लिया बीच में? होगा पता क्या, देखो इसने ना पैसे देने हैं, ये वाले ने, इस कंपनी ए ने डेफिनेटली पैसा वापस करना है, पर अभी पैसा नहीं है उसके पास, 2 महीने बाद पैसा आ जाएगा, राइट। तो ये कागज का टुकड़ा इसको देगा कि हाँ यार कि चलो ठीक है अभी पैसा नहीं है मैं दे दूंगा। अब ये लोग जाएंगे इस फैक्टर के पास। ये फैक्टर कोई कोई हो सकता है, आपका बैंक हो, आपका एनबीएफसी हो, राइट। और ये बैंक बोलेगा चलो ठीक है यार मैं दे देता हूँ तुम्हें पैसा, कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 50 टीवी का पैसा हुआ 1 करोड़, ये लो तुम्हें 1 करोड़। अब ये जो बिल वगैरह था ना, इनवॉइस था, वो बैंक के पास आ जाएगा। अब बैंक पता क्या करेगा, 2 महीने के बाद इसको पास जाएगा और इससे पैसा ले लेगा। अब आप पूछेंगे सर इसको क्या फायदा हुआ फैक्टर को? अरे फैक्टर ने बीच में कुछ कमीशन कमा लिया, ठीक है, तो फैक्टर को ये फायदा हुआ। आप पूछेंगे सर इस कंपनी को क्या फायदा हुआ? इस कंपनी को फायदा ये हुआ कि जो पैसा इसके पास 2 महीने बाद आने वाला था, ये पैसा इसको आज ही मिल गया, एंड अकॉर्डिंगली इसने जाके कुछ आगे और कुछ नई चीजें प्रोड्यूस कर ली। आप पूछेंगे सर कंपनी ए को क्या फायदा हुआ? अरे कंपनी ए को 2 महीने का टाइम मिल गया, वो नहीं दे पा रहा था पैसा, ठीक है, वो कह रहा था कि जब मैं सामान बेचूंगा तब दे दूंगा। तो ये होता है आपका फैक्टरिंग का प्रोसेस। अब यही चीज जो मैं आप बात कर रहा था, यही चीज को हम ट्रेड सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक्चुअली में क्या है ट्रेड्स में, दो वर्ड समझना, ट्रेड रिसीवेबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड रिसीवेबल्स? ट्रेड रिसीवेबल इसी चीज को बोलते हैं, ये जो इनवॉइस यहाँ पे रेज हुआ था ना, इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट, यही होता है कि मान लो आपने कोई चीज बेची है किसी को और वहां से आपको पैसा मिलना है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड्स बेसिकली क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है आरबीआई के द्वारा, जिसके माध्यम से आपकी एमएसएमई जो कंपनी है वो अपने ट्रेड रिसीवेबल को या फिर इनवॉइस को जो उन्होंने बेसिकली सेल किया हुआ है उसको रेज कर सकती हैं, एंड अकॉर्डिंगली फाइनेंसेस वगैरह, तो उनको अकॉर्डिंगली पैसे वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना ये पूरे प्रोसेस के बारे में, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये पूरा जो सिस्टम है ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना। ये कहीं से भी हो सकते हैं रिसीवेबल, मान लो किसी कॉर्पोरेट ने पैसा वापस करना है, किसी और बायर ने करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने करना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने करना है, किसी के माध्यम से भी हो सकते हैं। पर इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आई होप वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैंपियंस 2.0 पोर्टल। पहले एक काम करते हैं, चैंपियंस की फुल फॉर्म देख लेते हैं।
देखो चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। देखने में बहुत भारी भरकम डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक बात है, पर पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पर भी हमारी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है ना, वही यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब होता क्या है, देखो एमएसएमईज को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कुछ तो मैंने आपको एग्जांपल दिए भी, जो उनका सर्वे करवाया गया था वहां पर कुछ सर्वे के ने भी कुछ दिक्कतें इनकी बताई। अब इतने सारे जब चैलेंजेस वगैरह हैं, तो कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस का क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, क्या रिड्रेसल हो सकता है, क्या रेमेडी हो सकती है, कैसे उनका निपटारा किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास एक पोर्टल है, चैंपियंस पोर्टल। गेटिंग इट? इसी का ये थोड़ा रीडिजाइंड वर्जन है, चैंपियंस 2.0 पोर्टल हो जाएगा। ध्यान में ये रखना है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है ये आपका 11 लैंग्वेजेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हिंदी, एसमीज और आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपको रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना? इसके साथ ही यहाँ पर आपको इसी ऐप के अंतर्गत जियो टैगिंग हो गया इस पोर्टल के माध्यम से, वो सारी चीज़ें भी हैं, ताकि उन प्रोजेक्ट्स का, हर चीज़ का हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाएँ कि क्या क्या चीज़ें थी, कितना हो गया है, कितनी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें मतलब उसकी लोकेशन वगैरह सब चीज़ें इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे चीज़ें पता लग जाती हैं। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अब ये क्या है सर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट? देखो वैसे तो आप जानते होंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे मैंने आपको आईपी के बारे में कई बार बताया, जैसे आपका पेटेंट होता है, उसी तरह से कॉपीराइट होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम ट्रेडमार्क को। अब जब बात होती है ना ट्रेडमार्क की, आप नोटिस कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर आपको कोका कोला की बॉटल आपको देखने को मिल रही होगी, राइट? अब कोका कोला की बॉटल देखते सारी आप पहचान लेते हो, यार ये कोका कोला की बॉटल है, क्योंकि उसकी शेप ही कुछ ऐसी है, और नाम चलो है ही है डेफिनेटली। उसी तरह से जहां पर आपको ये एम बना दिख जाता है ना दूर से ही, आप बोलते हो सर वो रहा मैकडी, है कि नहीं? उसी तरह से ये फॉक्सवैगन का लोगो वगैरह हो गया, ये भी आप देख के पहचान लेते हो कि यार अच्छा ये तो फॉक्सवैगन ब्रांड की बात हो रही है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं क्या? ट्रेडमार्क। यानी कि कुछ ऐसा फ्रेज, कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा सिंबल जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है उस पर्टिकुलर ब्रांड को आसानी से आइडेंटिफाई करने के अंदर। जहां पर हमने एम पढ़ लिया ना, इसका मतलब वो मैकडी है। ऐसा नहीं मैं कर सकता कि अपने घर पे एम लगा दूं और बोलूं कि अच्छा ये मैकडी है, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एम क्या है, उनका ट्रेडमार्क है। एक्चुअल में होता क्या है ना, हमारे पास यहाँ पे ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना पड़ता है विद कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, बाद में फिर उसको रिन्यू किया जा सकता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब 10-10 साल बाद आप अकॉर्डिंगली उसको बार बार रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, अभी एक रिसेंटली केस आया था, केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ट्रेडमार्क का मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम पता लग जाते हैं कि अच्छा वो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक कंपनी को बिलोंग करता है, जो कि उसकी ओनरशिप को दिखाता है। अब यहाँ पर ना कई बार ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। एक होता है डिसेप्टिव सिमिलैरिटी। अब ये पता क्या होता है, देखो एक्चुअल में ना कई बार पता नहीं लग पाता कि यार ट्रेडमार्क है किसका। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने पता क्या किया, जैसे ये एम मैंने बनाया था, चलो एम वाला तो चलो और छोड़ो, और जैसे जैसे फॉक्सवैगन का भी यहाँ पे लोगो देख रहे थे हम, ठीक है ना? मैंने पता क्या किया, मैंने एक ऐसा लोगो बना दिया जो काफी सिमिलर दिखता है इसका। समझो इस बात को, मैंने ये नहीं कहा कि वो सेम दिखता है, उसके जैसा ही दिखता है पर वो नहीं है। या फिर एम को मैंने थोड़ा सा बदल दिया, अब मैं बोलूंगा यार ये एम नहीं है, ठीक है ना, या ऐसा कुछ। तो एक्चुअल में दूर से या देखने वाला या जो बंदा ध्यान से नहीं देख रहा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि यार अच्छा ये तो कुछ गलत अलग चीज है। समझे हो? या फिर जैसे नाइकी का आपको देखने को मिलता है ऐसे टिक करके, मैंने टिक बना दी पर वो टिक थोड़ी सी अलग थी नाइकी सी। अब मैं अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, मुझे तो यही लगेगा ये तो नाइकी का बात हो रही है यहाँ पे। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं डिसेप्टिव सिमिलरिटी। उसी तरह से पासिंग ऑफ भी होती है, जहां पर कोई कंपनी इकोनॉमिक बेनिफिट उसकी रेपुटेशन का लेने की कोशिश करती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिस एक माध्यम से ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। राइट, आईपी का मैंने आपको समझा ही दिया, कैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कोका कोला की, तो कोका कोला में ऐसा क्या मिला हुआ है, ऐसा क्या उसके अंतर्गत पड़ा हुआ है, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से उसके अंदर डाले गए हैं जो इतना अलग सा टेस्ट आता है इसका, वो ट्रेड सीक्रेट हो जाता है। जीआई की जब हम बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के पर्सपेक्टिव होता है, जैसे आपका दार्जिलिंग की चाय, ठीक है ना, उसी पर्टिकुलर
एरिया को उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इसी तरह से इंडस्ट्रियल डिजाइन, आप ट्रेडमार्क्स, पेटेंट वगैरह हो गया, ठीक है, कई बार बहुत सारी मेडिसिन के रिगार्डिंग होता है। कॉपीराइट्स तो आप जानते ही होंगे, आपके कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो गया उनके लिए आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज विद रिगार्ड्स टू नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। एक्चुअली मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे भारत के डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में, एंड साथ साथ आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में। पहले मैं थोड़ा फ्रेट कॉरिडोर समझा देता हूँ। जैसे आप जानते हो ना, DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट का होता है मतलब जो आपका सामान होता है, बेसिकली माल, ठीक है। आप लोग भी देखते हो जैसे मालगाड़ी आपने देखी होगी, मालगाड़ी के अंदर क्या होता है, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सही बात है। अब एक्चुअल में आप नोटिस करो, मान लो हमारे पास एक ही ट्रैक है। अब इसमें दिक्कत पता क्या आती है, इसमें दिक्कत ये आती है कि ये आपकी मालगाड़ी जा रही है एंड उसके आगे हो सकता है आपकी ये पैसेंजर गाड़ी जा रही हो, राइट। अब होता क्या है, पैसेंजर गाड़ी तो आपके हर पर्टिकुलर स्टेशन पे रुकती रहती है। उस चक्कर में ना मालगाड़ी को हो सकता है रुकना भी नहीं था इस स्टेशन के ऊपर, पर क्योंकि पैसेंजर गाड़ी के वो पीछे खड़ी हुई है तो मालगाड़ी को रोक दिया जाता है। और एक्चुअल में जो प्रायोरिटी दी जाती है कि किसको आगे भेजना है, वो अक्सर आपकी पैसेंजर गाड़ी को ही दी जाती है। अब इसमें दिक्कत पता क्या आ जाती है, दिक्कत ये आ जाती है कि शायद जो सामान लेट से मुंबई से कोलकाता जाना था या कहीं से भी कहीं जाना था, उसका अननेसेसरी जो टाइम था ना वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जो टाइम शायद 6 घंटे लगने थे, अब क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है, मालगाड़ी को जगह जगह रोका जा रहा है बिना किसी कारण के, उस वजह से टाइम बढ़ गया। और जब किसी चीज की टाइम बढ़ जाती है, आप जानते हो तो क्या बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होती है और कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहा। कॉम्पिटिटिव नहीं रहा तो हम उसको एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे या उसकी डिमांड भी कम हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, इसका सॉल्व करने का सर तरीका है हमारे पास DFCs होना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या मतलब, अरे मतलब कि मालगाड़ी के ना एक अलग से पटरी हो, ये नॉर्मल गाड़ी इधर चलती रहे, पैसेंजर गाड़ी आपकी, ये मालगाड़ी इधर चलती रहे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है हमारे पास, तो चलता रहेगा, जहां पर रुकना होगा बस डायरेक्टली वहां रुकेगा। उससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी, सारी चीजें कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएंगी, एक्सपोर्ट और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया सर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये ऊपर वाली चीज क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसको थोड़ा आप समझाओ। एक्चुअली में ना इंडिया में आप डिफरेंट डिफरेंट, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो होता क्या है, आपकी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बीच में एक अच्छे से इंटीग्रेशन हो, ये करा जाता है आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मदद से। आप पूछेंगे ऐसा कैसे, देखो जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली मुंबई का आप देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली मुंबई का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना ना, यहाँ पर हमने थ्रू आउट दिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक तो पहला रेल और रोड का एक अच्छा हाई स्पीड नेटवर्क बना दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पर जहां भी पॉसिबल होगा वहां पे पोर्ट्स वगैरह भी लगाए जाएंगे ताकि प्रॉपर कार्गो को प्रॉपरली हम हैंडल कर पाए। इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो सकते हैं, आपके मॉडर्न एयरपोर्ट्स वगैरह हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको भी यहाँ पे बनाया जाएगा, आपके टाउन्स वगैरह को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो इसके माध्यम से इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाएगा, जिसके बेनिफिट्स आपके सबको मिल पाएंगे। लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो पाएगी। इसी चीज को बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आप यहाँ पे देख पाओगे। तो इनका मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी डेफिनेटली नए नए कॉरिडोर्स तो बनते रहते हैं, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से मीनिंग क्या है आपको उनके बारे में चीजों का आइडिया होना चाहिए। अगला हमारा एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है परफॉर्मर राइट। इतना इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। एक्चुअली आप जानते होंगे हमारी जो एक बहुत ही फेमस एक्टर है अनुष्का शर्मा, ठीक है ना, रब ने बना दी जोड़ी, इन्होंने बहुत ही बढ़िया मूवी करी थी आज से 15-16 साल पहले, राइट। उसके बाद भी बहुत सारी करी हैं, बट एनीवेज अब इनके ऊपर एक मुद्दा चला, वहां पर वो मुद्दा हम नहीं जानना हमें क्या मुद्दा था, पर हमें इन दो चीजों के बीच में बस अंतर समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, इनके बीच में अंतर क्या होता है, बस वो जानना है। होता क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक मान लो कि कोई पर्सन है, या राइट, उस केस में ना मान लो ये पर्सन कहीं ना कहीं एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कुछ सर्विसेज वगैरह दे रहा है, राइट। उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है यहाँ पे, पर ये इंडिपेंडेंट है इसके, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मान लो ये इसी कंपनी का एम्प्लॉय होगा, इस केस में अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है
तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो फर्क बस इतना ही है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का अर्थ है कि व्हेन वन वांट्स टू एंगेज द सर्विस ऑफ अ थर्ड पार्टी एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर अगर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, जब एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर एंगेज करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अनुष्का शर्मा जी के साथ इसी के रिगार्डिंग मुद्दा हुआ था कि इन्होंने ये बोला कि आप जो सर्विस, मतलब इनको बोला गया कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हो एंड नॉट एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो इस वजह से इनके अगेंस्ट ना सेल टैक्स वगैरह का नोटिस वगैरह आ गया था। दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बाकी आप जानते हो जब भी इस तरह से कोई भी परफॉर्मेंस होता है, म्यूजिक का, डांस का, थिएटर का, कल्चरल इवेंट का, उसके ऊपर परफॉर्मर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा NIIS सर्वे, NMIS सर्वे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 को यहाँ पर रिलीज किया गया। अब यहाँ पर इन्होंने बात करी, पहली बात तो ये समझो कि इसको रिलीज किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एट द सेम टाइम UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा यहाँ पर जो सर्वे किया गया, इसके अंतर्गत बताया गया कि भारत में जो हमारे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनके अंतर्गत इनोवेशन किस तरह की यहाँ पे हो रही है, राइट, क्या क्या हमने चीज़ें कर दिया है, इनोवेशन परफॉर्मेंस कैसी रह रही है। तो दो कंपोनेंट्स पे देखते हैं, एक तो फर्म बेसिस के ऊपर, फर्म लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरऑल सेक्टर के बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है, राइट, कि क्या उनका इनोवेशन का प्रोसेस है, फाइनेंस मिल रहा है, पैसे वगैरह मिल रहे हैं, रिसोर्सेज हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कैसे इनोवेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये पहली चीज़। एंड दूसरा इन्होंने बात करते हैं कि किस तरह से ओवरऑल सेक्टर को, आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, फूड एंड बेवरेज, ऑटोमेटिव फार्मा हो गया, ऑटोमेटिव हो गया, फार्मा हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इन सेक्टर्स के रिगार्डिंग जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको किस तरह के बैरियर्स फेस हो रहे हैं एंड क्या क्या पॉलिसीज उसके रिगार्डिंग बना रहे हैं, कैसे उनको और बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस NMIS यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अंतर्गत कवर करी जाती हैं। तो इन्होंने ये बात नोटिस करी कि जब हम बात करते हैं ना साउथ इंडिया की और वेस्टर्न पार्ट की, ये वाले एरियाज में इनोवेशन अच्छा चल रहा है। जैसे आप नोटिस करो ना यार, जैसे हमारे इनमें कौन एरियाज आते हैं, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटका, तमिलनाडु आ गया, आपका केरला आ गया, ये सारी स्टेट्स, और तेलंगाना भी आप कुछ हद तक डाल सकते हो। तो ये सारी जो स्टेट्स होती हैं ये कहीं ना कहीं आपके सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इनोवेशन अच्छा है। तो कर्नाटका को सबसे बढ़िया इनोवेटिव स्टेट यहाँ पे बताया गया इनके द्वारा। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारा ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर आप देखोगे कि काफी सारी स्टेट्स हमारी थोड़ी पिछड़ी हुई हैं, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, राइट। तो ये जो हमारा अगर ईस्टर्न पार्ट अगर हमारा और अच्छे से डेवलप होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स हमारी पूरी कंट्री को भी इनोवेशन की टर्म्स में और ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पे NMIS सर्वे के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फाइंडिंग हमें यहाँ पे बताई गई। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया हैंडमेड पोर्टल। बिल्कुल बेसिक एक चीज़ें हैं, आप तो बिल्कुल आखिरी वाले जो टॉपिक्स होते हैं बिल्कुल इजी और बेसिक टॉपिक्स ही होते हैं। जब हम बात करते हैं ना इंडिया हैंडमेड पोर्टल की, दरअसल में इसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये ई-कॉमर्स पोर्टल है, जिसके माध्यम से आपके डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स हैं वो यहाँ पर इस पोर्टल के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, प्रोड्यूसर कंपनीज, वीवर्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, ये इस पर्टिकुलर पोर्टल को यूज करेंगे। इसके माध्यम से क्या होगा, आपके जो वीवर्स हैं या आपके आर्टिसंस हैं या जो भी इनमें से है, ये कहीं ना कहीं बायर्स के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर इससे क्या फायदा, अरे जब हम बात करते हैं आपके अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की, अगर वो ये काम करते हैं उससे दिक्कत क्या आती है ना, बीच में मिडलमैन आ गया, मिडलमैन आ गया तो क्या हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं कमीशन देना पड़ता है। अब सरकार ने जब ये पोर्टल बना दिया, इसके माध्यम से कोई कमीशन नहीं है, 0% कमीशन है यहाँ पे, प्लस एट द सेम टाइम कोई मिडलमैन नहीं है यहाँ पे, प्लस एट द सेम टाइम काफी इस पोर्टल को सेफ एंड सिक्योर बनाया गया है ताकि पेमेंट वगैरह प्रॉपरली हो पाए, बाकी लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ भी ताकि वो उसकी प्रॉपर डिलीवरी हो पाए, फ्री शिपिंग का प्रावधान है, रिटर्न ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर पाओगे जब इस तरह से चीजें होंगी, कहीं ना कहीं हमारे आर्टिसंस हो गया, हमारे वीवर्स हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर कंपनीज, इन सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। एक और टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है दैट इज मिशन 50K EV फॉर इको। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना यूपीएससी के अंदर वो डायरेक्टली आते हैं, आपको लिखेगा कि ये न्यूज में था, इसका अर्थ क्या है। अब यहाँ पे आप समझना इसका अर्थ, 50K का मतलब क्या होता है, 50K की बात होती है सर 50,000, K की बात हम जानते हैं, K का मतलब 1000 होता है, तो 50K का मतलब 50,000। ईवी का मतलब क्या है, अरे ईवी का मतलब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल,
और इको मतलब हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो अब समझ आया सर, हमारा टारगेट है हम 50,000 व्हीकल्स को कहीं ना कहीं, कौन से व्हीकल, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर अवर एनवायरनमेंट, ये है फोकस। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिडबी ने लॉन्च किया है। अब आप पूछेंगे सर सिडबी ने क्यों लॉन्च किया है? अरे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले इकोसिस्टम के अंदर क्या दिक्कत क्या आ रही है? फाइनेंस की दिक्कत आ रही है दोनों तरफ। एक हो गया आपकी कंपनीज के रिगार्डिंग, एक हो गया लोगों के रिगार्डिंग। तो एक्चुअल में ना सिडबी क्या करेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपके जो फ्लीट ऑपरेटर होते हैं, लीजिंग कंपनीज होती है, व्हीकल एग्रीगेटर्स होते हैं। तो इस तरह से सिडबी क्या करेगा, बेसिकली लोन्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज किया जा पाए, आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो पाए, बैटरी स्वैपिंग और बेहतर हो पाए। तो ये सारे काम यहाँ पे सिडबी करने की कोशिश कर रहा है अंडर द मिशन ईवी फॉर इको, 50K ईवी फॉर इको। एक छोटा सा और आपकी बुक में दिया हुआ था स्टील प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ डेटा है, तो आप नोटिस कर पाओगे दुनिया भर में अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, ठीक है ना। आप नोटिस कर पाओगे ये डेटा वगैरह, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि किस तरह से हमने इंक्रीज देखने को मिला है पिछले 8 साल के अंदर इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो आपका क्रूड स्टील कैपेसिटी हो, प्रोडक्शन हो गया, आपका कंजम्पशन हो गया, एंड आपका पर कैपिटल स्टील कंजम्पशन के अंदर भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आखिरी टॉपिक हमारा है विद रिगार्ड्स टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ये भी बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक ही है। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, जो टाइम लग रहा है ऑन एन एवरेज वो लगभग 540 दिन लग रहा है फॉर इंसॉल्वेंसी। ये टाइम हालांकि कम होना चाहिए बट ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना, देखो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की, इंसॉल्वेंसी एक ऐसा टर्म बन जाता है जब आप बेसिकली, आपको लीगली आप एक तरह से आपको बोल दिया गया है, मतलब इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है, लीगली नहीं होता। इंसॉल्वेंसी मान लो कि आपके पास ना, आपने अपने दोस्त को पैसा रिटर्न करना था पर कहीं ना कहीं आपके पास पैसे नहीं है उसको रिटर्न करने के लिए, तो आप बोलोगे यार मैं तो दिवालिया हो गया, ये आप इंसॉल्वेंट हो। अब होता क्या है ना, जब इसके साथ कुछ लीगल चीज भी जुड़ जाती है कि मान लो आपको कोई घोषित कर दे दिवालिया, उसको हम बोल देते हैं बैंक्रप्सी। बहुत सारे लोग दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको नहीं कंफ्यूज होना। इंसॉल्वेंसी मतलब आप कहीं ना कहीं, आपके ऊपर जो भी पैसा उधार था, आप उस उधार को चुकाने के अंदर समर्थ नहीं हो, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट होना। पर जब कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, जब वो बताता है कि हाँ यार ये बंदा अब दिवालिया घोषित हो चुका है, उसको बोल देते हैं हम बैंक्रप्सी। तो यहाँ पे लीगल एंगल यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। अब जब ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं इसको रिजोल्यूशन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है। तो बिल्कुल जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये यही प्रोसेस है कि कैसे हम आसानी से चीजों को हम रिकवर कर सकते हैं। मान लो एक था डेटर, डेटर मतलब जिसने पैसा उधार लिया था, अब इसने पैसा देना था, क्रेडिटर्स को पैसा वापस करना था। और क्रेडिटर भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो है फाइनेंशियल क्रेडिटर, मान लो जैसे बैंक वगैरह है, मान लो आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लोन दिया था तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया। कुछ आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। ऑपरेशनल का मतलब कि मान लो कुछ टीवी थे, ये टीवी इन्होंने यहाँ पे इसको दिए हुए थे, जैसे पिछला एग्जांपल ही देखा था कि मान लो टीवी इन्होंने इसको दिया हुआ है, इसने बोला था मैं 6 महीने में आप पैसा आपका रिटर्न कर दूंगा, पर अभी तक रिटर्न नहीं किया हुआ, तो एक तरह से उधार ही तो हुआ है वो टीवी, या कुछ भी ऐसी कोई भी चीजें, ये होते हैं आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया, या कुछ भी ऐसी चीजें, तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसके माध्यम से क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है हमारा आईबीसी, उसके माध्यम से अगर मान लो कोई कंपनी डिफॉल्ट कमिट कर देती है, तो उस केस में आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर भी, या आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर, या कॉर्पोरेट डेटर भी इनफैक्ट आपका क्या फाइल कर सकता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को फाइल कर सकता है बाय द एनसीएलटी। फिर अकॉर्डिंगली उसको देखा जाएगा, जो भी चीजें होंगी आपके क्रेडिटर्स उसके ऊपर वोटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है ना, आपका रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाएगा, वो सारे प्रोसेस तो हम जानते ही हैं। तो इस तरह से नोटिस किया गया कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसको करने के अंदर लग रहे हैं लगभग 540 दिन, ऐसा देखा गया जो हमने टाइम नोटिस किया स्ट्रेस एसेट के रेजोल्यूशन की रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें पता होने चाहिए थे। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे मिल जाएगी, ठीक है, वहां पर आप जाके इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल ही रही होगी। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।